हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है मौर्यकाल। मैंने पिछले वीडियो में आपको नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद के बारे में बताया था। उसके बाद नंद वंश के बाद एक काल आता है मौर्यकाल, उसी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। यूनानी इतिहासकार जस्टिन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया है। तो किसके लिए? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया गया है। सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स ने पहचाना था। तो एक प्रश्न बनता है कि सबसे पहले सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने पहचाना था? तो विलियम जोन्स ने पहचाना था। विशाख दत्त द्वारा रचित एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस। तो एक प्रश्न बनता है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर है विशाख दत्त। तो विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य की सहायता से शासक बनने की घटना को नाटक के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो एक प्रश्न बनता है कि किस पुस्तक में? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य की सहायता से शासक बनने की घटना को नाटक के रूप में उल्लेखित किया गया है। बढ़ते हैं आगे। बौद्ध और जैन साहित्य में मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में मौर्य को शूद्र कहा गया है और मुद्रा राक्षस पुस्तक में वृषभ अर्थात निम्न कुल का बताया गया है। बौद्ध और जैन क्या बोलता है कि मौर्य क्षत्रिय थे, ब्राह्मण ग्रंथ बोलता है कि मौर्य शूद्र थे और मुद्रा राक्षस पुस्तक बोलता है कि वृषभ अर्थात निम्न कुल को बताया गया है, यानी निम्न कुल के थे। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने की। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंडिका पुस्तक की रचना किसने की? तो मेगास्थनीज ने। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में कि मेगास्थनीज ने इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 7 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्ग में विभाजित किया है? 7 वर्गों में। ये 7 वर्ग कौन कौन से हैं? एक योद्धा, दूसरा किसान, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा निरीक्षक, छठा सभासद और सातवां दार्शनिक। कौन कौन से हैं? 7 वर्गों में विभाजित किया है इंडिका में मेगास्थनीज ने। योद्धा, किसान, पशुपालक, कारीगर, निरीक्षक, सभासद और दार्शनिक। चाणक्य कौटिल्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था, यानी उसका मूल नाम क्या था? चाणक्य कौटिल्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। कौन सी पुस्तक? तो अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की, जो राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। ऐसे देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक सब चीज़ का उसमें चर्चा किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा राजनीतिक विज्ञान के बारे में किया गया है। सबसे ज़्यादा राजनीतिक विज्ञान के बारे में उसमें बताया गया है। मौर्य वंश में कौन कौन से शासक आए? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका पूछेगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ और अंतिम थे बृहद्रथ। बढ़ते हैं आगे। चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, तो यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोटस और पालीब्रोथस मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का विजय अभियान देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की कूटनीति, हिमालय क्षेत्र के राजा प्रवर्तक और धनानंद के सेनापति सकटार की सहायता से नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को पराजित कर शासक बनता है। यानी किसकी सहायता से? हिमालय क्षेत्र के राजा प्रवर्तक और धनानंद के सेनापति कौन थे? सकटार की सहायता से अंतिम राजा धनानंद को पराजित कर वो शासक बनते हैं। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ, जो जीत हार न होकर रिश्तेदारी में बदल गई। तो 305 ईस्वी में किसके बीच युद्ध हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध होता है। वो जीत और हार न होकर वो रिश्तेदारी में बदल जाता है। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह, किसका? हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया।
चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए, जिसके बदले सेल्यूकस निकेटर ने अपने 4 प्रमुख क्षेत्र यानी प्रांत हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल दिए। कौन कौन से दिए? हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिए थे? तो 500 हाथी दिए थे और उनके बदले सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रमुख प्रांत हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल दिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया, जिसने इंडिका पुस्तक की रचना की। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भेज दिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया और वहीं उन्होंने एक पुस्तक की रचना की। उस पुस्तक का नाम है इंडिका पुस्तक। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, तो आपसे पूछेगा कि जूनागढ़ अभिलेख किस राजा से संबंधित है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि साम्राज्य का पश्चिमी विस्तार गुजरात तक था। गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में इसने अपने गवर्नर पुष्यगुप्त की सहायता से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि किसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गवर्नर पुष्यगुप्त की सहायता से सुदर्शन झील का निर्माण कराया। तो उसका गवर्नर कौन था? तो पुष्यगुप्त की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। बढ़ते हैं आगे। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला शासक था जिसने सिंचाई के लिए झील और नहर का विकास करवाया। किसके लिए? सिंचाई के लिए झील और नहर का विकास करवाया। दक्षिण भारत का विजय अभियान। दक्षिण भारत का विजय करने वाला भारत का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी इससे पहले कोई राजा नहीं था जो दक्षिण में विजय किए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था जो दक्षिण भारत का विजय करने वाला भारत का प्रथम शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण सीमा कर्नाटक राज्य तक थी। अभी आपको बताया पश्चिम में कहाँ तक थी? गुजरात तक था और दक्षिण में कर्नाटक तक था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने भागों में विभाजित था? 4 प्रांतों में विभाजित था। 4 प्रांतों में। बढ़ते हैं आगे। अगला शासक बिंदुसार। यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को अमित्रोचेडस कहा गया है। अशोक को क्या कहा गया था यूनानी ग्रंथों में? तो उसको कहा गया था सेंट्रोकोटस। इसको क्या कहा गया है? अमित्रोचेडस। भारतीय ग्रंथों में इसे अमित्रघात कहा गया है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे। कौन संप्रदाय को? आजीवक संप्रदाय, यानी आजीवक धर्म को ये मानते थे। बढ़ते हैं आगे। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। पहले विद्रोह को बड़े बेटे सुसीम, दूसरे विद्रोह को अशोक ने दबाया था। ध्यान कीजिएगा, बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए। पहले विद्रोह को बड़े बेटे सुसीम और दूसरे विद्रोह को अशोक ने दबाया था। बिंदुसार के समय सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस आया था। बिंदुसार के समय कौन आया था? तो बिंदुसार के समय सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस आया था। बिंदुसार ने सीरिया के राजा से दार्शनिक, अंजीर तथा शराब की मांग की थी। 3 चीज़ का मांग किया गया था। बिंदुसार ने सीरिया के राजा से एक दार्शनिक मांगा था, एक कुछ अंजीर मांगा था और शराब की मांग की थी, जिसमें शराब और अंजीर भेजा गया परंतु दार्शनिक नहीं भेजा गया। तो कौन चीज़ को नहीं भेजा गया? दार्शनिक नहीं भेजा गया, लेकिन शराब और अंजीर को भेज दिया गया। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो गई। कब हो गई? 273 ईसा पूर्व में। बढ़ते हैं आगे। अशोक महान। उत्तराधिकारी के 4 वर्षों के संघर्ष के बाद अशोक 269 ईसा पूर्व में शासक बना। यानी जब बिंदुसार मरे तो 4 साल तक उत्तराधिकार के लिए लड़ाई सभी भाइयों में होता रहा। यानी 4 वर्षों के संघर्ष के बाद अशोक 269 ईसा पूर्व में शासक बना। अशोक शासक बनने से पहले उज्जैन का प्रजापति था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अशोक शासक बनने से पहले वो कहाँ का प्रजापति था? तो उज्जैन का प्रजापति था। अशोक भारत का पहला शासक था जिसने कला के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया।
तो अशोक पहला शासक था जिसने कला के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। बढ़ते हैं आगे। वो कला कौन कौन से थे? तो उसने पत्थर पर लेख लिखवाया, उन्होंने गुफा में लेख लिखवाया, उसने लंबे लंबे स्तंभ पर लेख लिखवाया। तो इसी कला के माध्यम से वो अपने बारे में सबको परिचित करवाया। तो अशोक के अभिलेख कौन कौन से हैं? देखिए, तो अभिलेख 4 पार्ट में बांटा गया है। एक बृहद शिलालेख, एक लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। कितने हैं? एक बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। यानी जो बड़े बड़े पत्थरों पर लिखवाए तो बृहद शिलालेख, छोटे पत्थरों पर लघु शिलालेख, स्तंभ बड़े बड़े स्तंभ पर जो लिखवाते थे उसको स्तंभ लेख कहते थे। और गुहा लेख, गुहा माने जो गुफा, गुहा को गुफा बोला जाता है। तो गुफा में जो लेख लिखवाते थे उसको गुहा लेख बोला गया है। बढ़ते हैं आगे। बृहद शिलालेख, अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 थी। कितने थी? तो 14 शिलालेख थे। कितने थे? 14 बृहद शिलालेख थे, यानी बड़े शिलालेख थे, जो विभिन्न 8 स्थानों से प्राप्त हुए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा कि कितने बृहद शिलालेख थे? तो 14 बृहद शिलालेख थे। कितने? 14 बृहद शिलालेख थे जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कितने स्थानों से? 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त बृहद शिलालेख किस लिपि में हैं? तो 2 जो बृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं, एक शाहबाजगढ़ी और एक मानसेहरा से प्राप्त बृहद शिलालेख खरोष्टी लिपि में। किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में। टोटल कितने बृहद शिलालेख है? 14 है। कितने स्थानों से मिला है? तो 8 स्थानों से मिला है। अशोक के अभिलेख में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं आगे। अफगानिस्तान में अशोक के द्विभाषी अभिलेख पाए गए हैं, जिसमें अरमाइक एवं यूनान भाषा का प्रयोग किया गया है। तो अफगानिस्तान में अशोक के द्विभाषी अभिलेख पाए गए हैं, जिसमें अरमाइक और यूनान भाषा का प्रयोग किया गया है। भारत में स्थित सभी अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में। देखिए, एक जब मैंने आपको पास शाहबाजगढ़ी जो बताया था वो अभिलेख किस में है? खरोष्टी में है। लेकिन भारत में जो सभी अभिलेख जो मिले हैं जो ब्राह्मणी लिपि में मिले हैं। अशोक के 14 बृहद शिलालेखों की प्रमुख बातें, यानी 14 जो शिलालेख मिले हैं बृहद शिलालेख, तो किस किस शिलालेख में कौन कौन सी बात की चर्चा की गई है इसके बारे में पढ़ेंगे। शिलालेख प्रथम है फर्स्ट शिलालेख, बृहद शिलालेख फर्स्ट शिलालेख। इसमें क्या चर्चा किया गया है कि पशु हत्या, यानी पशु हत्या आप नहीं कर सकते हैं। अब बृहद यानी बड़े बड़े समारोह पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी बड़े बड़े आप फेस्टिवल नहीं, समारोह नहीं कर सकते हैं। और पशु हत्या पर रोक लगाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि 14 बृहद शिलालेखों में से प्रथम जो शिलालेख है उसमें क्या चीज़ का चर्चा किया गया है? तो उसमें पशु हत्या और बृहद समारोह पर रोक लगाया गया है। ठीक है। शिलालेख नंबर 2, मानव और पशु चिकित्सा, यानी मानव और पशु चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और दूसरी बात, दक्षिण पड़ोसी राज्य, जो दक्षिण पड़ोसी राज्य है, चेर, पांडे, सत्यपुत, केरलपुत का उल्लेख किया गया है। देखिए, तो पहला में पशु हत्या पर रोक लगाया गया, बृहद समारोह पर प्रतिबंध पर रोक लगाया गया है। दूसरा में कहा गया है कि मानव और पशु चिकित्सा का उल्लेख है, और उसी में बोला गया है कि दक्षिण पड़ोसी राज्य चेर, पांडे, सत्यपुत और केरलपुत का उल्लेख मिलता है। तीसरा शिलालेख आपका है, इसमें कहा गया है कि अधिकारियों को 5 वर्षों में क्षेत्र का दौरा करना है, यानी जो अधिकारी है उसको 5 वर्षों में क्षेत्र का दौरा करना है, हर 5 वर्ष पे क्षेत्र का दौरा करना है। शिलालेख संख्या 4 में क्या कहा गया है? धम्म नीति का उल्लेख कहा गया है। धम्म नीति का उल्लेख किस शिलालेख में है? चौथा शिलालेख में है। अगला है धर्म महामात्रों की नियुक्ति। तो धर्म महामात्रों की नियुक्ति किस में है? 5 में, शिलालेख 5 में। पहला पशु हत्या और बृहद समारोह पर रोक लगाया गया है। शिलालेख नंबर 2 में मानव और पशु चिकित्सा का उल्लेख किया गया है, और दक्षिण पड़ोसी राज्य चेर, पांडे, सत्यपुत, केरल का उल्लेख किया गया है। शिलालेख नंबर 3 में क्या कहा गया है? अधिकारियों को 5 वर्षों के क्षेत्र का दौरा करना है, यानी हर 5 वर्ष पर क्षेत्र का दौरा करना है।
शिलालेख 4 में क्या कहा गया, धम्म नीति का उल्लेख है। 5 में बोला गया धर्म महामात्रों की नियुक्ति। बढ़ते हैं आगे। 6 में कहा गया है आत्मनियंत्रण का उल्लेख। 6 में कहा गया है आत्मनियंत्रण का उल्लेख। आत्मनियंत्रण 6 में कहा गया है आत्मनियंत्रण का उल्लेख, यानी 6 में क्या कहा गया है, आत्मनियंत्रण का उल्लेख। शिलालेख 7 और 8 में है चर्चा धम्म यात्रा का वर्णन है। किस यात्रा का वर्णन है, धम्म यात्रा का वर्णन है। तो अनुच्छेद 7 और 8 में धम्म यात्रा का उल्लेख किया गया है। ठीक, उसके बाद शिलालेख 13 शासन के 8वें वर्ष अशोक द्वारा किए जाने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन है। आपसे पूछा जाएगा किस अभिलेख में या शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन शिलालेख 13 में किया गया है। अब देख लेते हैं लघु शिलालेख। लघु शिलालेख क्या है, तो लघु शिलालेख से अशोक की व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। तो लघु शिलालेख से क्या मिलती है, व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। अभिलेखों में अशोक का नाम प्रियदर्शी और देव नाम प्रिय मिलता है। तो अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है, प्रियदर्शी मिलता है और देव नाम प्रिय मिलता है। यानी अशोक का नाम हर क्षेत्र में अलग अलग मिलता है। कहीं सेंड्रोकोटस कहा गया है, तो कहीं पालीब्रोथस कहा गया है, तो कहीं प्रियदर्शी कहा गया है, कहीं देव नाम प्रिय कहा गया है। तो ब्राह्मण साहित्य पुराण में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। देखिए पुराणों में क्या मिलता है, ब्राह्मण पुराण में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। उसके बाद प्रियदर्शी और देव नाम प्रिय से मिलता है अभिलेखों में। मास्की अभिलेख कर्नाटक में और गुर्जरा अभिलेख एक मास्की अभिलेख कर्नाटक, मास्की अभिलेख कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, और गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश में अशोक का नाम अशोक मिलता है। यानी 2 अभिलेख हैं, मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। आगे भाबरू अभिलेख जो राजस्थान में है, भाबरू अभिलेख कहाँ है, राजस्थान में। अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा है, तो भाबरू अभिलेख। तो भाबरू कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। लेकिन मास्की और गुर्जरा, मास्की अभिलेख कहाँ पड़ता है और गुर्जरा अभिलेख, तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, लेकिन भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा है। रुक्मनदेही अभिलेख, रुक्मनदेही यानी उसको कहते हैं लुम्बिनी, पहले लुम्बिनी का नाम रुक्मनदेही था। तो रुक्मनदेही अभिलेख नेपाल से मौर्यकालीन कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है, यानी टैक्स की जानकारी मिलती है। मौर्यकाल का टैक्स की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो रुक्मनदेही अभिलेख से मिलती है, जो नेपाल में है। अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष, यानी 20वें वर्ष गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी, जो पहले उसका नाम रुक्मनदेही था, रुक्मनदेही की यात्रा करता है और वहाँ से धार्मिक कर बलि को माफ़ करता है। तो बलि बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में बलि एक टैक्स है, जो कैसा टैक्स है, यह एक धार्मिक टैक्स है। तथा भूमि कर 1/6 से 1/8 भाग कर देता है। यानी पहले भूमि कर कितना था, 1/6 था, लेकिन उनको घटाकर 1/8 कर देता है। तो वहाँ से धार्मिक कर बलि को माफ़ करता है और भूमि कर 1/6 से 1/8 भाग कर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंस है। रुक्मनदेही अभिलेख कहाँ का अभिलेख है, नेपाल का है। किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म के जन्म स्थली से संबंधित है। वहाँ उन्होंने एक टैक्स को माफ़ कर दिया, बलि टैक्स को, और भूमि कर को 1/6 से 1/8 कर दिया। अगला है थंगाली सागर अभिलेख। थंगाली सागर अभिलेख नेपाल में है, जो अशोक ने अपने शासन के 14वें वर्ष जाकर वहाँ कनक मुनि के स्तूप को दुगना करवाया था। थंगाली सागर अभिलेख नेपाल में पड़ता है। अशोक ने अपने 14वें वर्ष जाकर वहाँ कनक मुनि के स्तूप को दुगना करवाया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्तंभ लेख। स्तंभ लेख की संख्या 7 है। कितने स्थान से प्राप्त हुए हैं, 6 स्थान से। वैसे ही 14 बृहद शिलालेख थे, कितने स्थान से प्राप्त हुए थे, 8 स्थान से। तो बृहद शिलालेख 14 थे, 8 स्थान से प्राप्त हुए हैं। वैसे ही स्तंभ लेख 7 हैं, कितने स्थान से प्राप्त हुए हैं, 6 स्थान से प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से हुए हैं देख लेते हैं। एक टोपरा,
टोपरा हरियाणा में पड़ता है, एक मेरठ, तीसरा प्रयागराज उत्तर प्रदेश, लौड़िया नंदनगढ़ बिहार में पड़ता है, बिहार का एक जगह है पश्चिम चंपारण जिला, दूसरा फिर बिहार में पड़ता है लौड़िया अरेराज जो पश्चिम चंपारण बिहार के पश्चिम चंपारण में, लास्ट आपका है रामपुरबा वो भी बिहार में पड़ता है पश्चिमी चंपारण में। कितने हो गए? टोपरा हरियाणा, मेरठ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, लौड़िया नंदनगढ़ बिहार पश्चिम चंपारण, लौड़िया अरेराज बिहार पश्चिम चंपारण और रामपुरबा बिहार पश्चिम चंपारण। बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है कि कौन सा शासक था जो अशोक स्तंभ को दिल्ली में लाया था? तो देखिए फिरोज शाह तुगलक, FST फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा जो हरियाणा में है और मेरठ के अशोक स्तंभ को कहाँ लाया था? दिल्ली लाया था। तो टोपरा के अशोक स्तंभ में लेख की संख्या 7 है, यानी 7 लेख लिखा गया है, लेकिन अन्य स्थानों पर 6 लिखा गया है। बढ़ते हैं आगे। कौशाम्बी के स्तंभ को अकबर ने प्रयागराज किले में लाया था। फिर एक बार फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा और मेरठ लेख को कहाँ लाया था? दिल्ली लाया था, लेकिन कौशाम्बी के स्तंभ को अकबर ने प्रयागराज किले में लाया था। तो अकबर ने प्रयागराज किले में लाया था, उसने दिल्ली में लाया था। प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियान का उल्लेख हरिसेन ने किया है। तो प्रयागराज स्तंभ लेख में एक समुद्रगुप्त की चर्चा है और वो मुगल बादशाह जहांगीर की चर्चा है। ठीक, तो किसका किसका चर्चा है? तो प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की चर्चा है और जहांगीर की चर्चा है। मैंने उसमें अपना लेख को लिखवाया गया है। कौशाम्बी प्रयागराज के स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। कौन सा अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं? तो कौशाम्बी प्रयागराज के स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। इसमें अशोक की पत्नी कारूबाकी और उसका पुत्र तीबर का वर्णन मिलता है। तो ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसको रानी का अभिलेख कहा गया है? तो कौशाम्बी स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा गया है। बढ़ते हैं आगे। लौड़िया नंदनगढ़ जो स्तंभ लेख है वो कहाँ है? बिहार के पश्चिम चंपारण में। तो उस पर एक आकार मिलता है, मोर का आकार मिलता है। लेकिन रामपुरबा में स्तंभ लेख में, रामपुरबा जो बिहार के पश्चिम चंपारण में है, उसमें नटुआ बैल का चित्र मिलता है। लौड़िया नंदनगढ़ से मोर का आकार मिलता है और रामपुरबा स्तंभ लेख से नटुआ बैल का चित्र मिलता है। अब बढ़ते हैं गुहा लेख। गुहा मीन्स होता है गुफा, गुफा बने। अशोक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ी में कितना गुफा बनवाया था? तो 4 गुफा का निर्माण करवाया था। कितने गुफा? 4 गुफा। कौन कौन से हैं? विश्व झोपड़ी गुफा, सुदामा गुफा, लोम ऋषि गुफा और चौथा है कर्ण चौपाल गुफा। एक बार और, विश्व झोपड़ी गुफा, सुदामा गुफा, लोम ऋषि गुफा और कर्ण चौपाल गुफा। कहाँ करवाया था? तो गया, बिहार के गया के निकट एक पहाड़ है, बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं आगे। अशोक ने बराबर की गुफा में आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया था। अशोक ने बराबर की गुफा को किसको दे? आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया था। अशोक के पोता दशरथ ने देवनाम पिय की उपाधि धारण किया और इसने भी गया के निकट आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया। तो अशोक के पोता दशरथ ने। मौर्य काल में सबसे प्राचीनतम मुद्रा क्या थी? पन। कौन सी मुद्रा थी? पन थी। मौर्य काल की सबसे प्रचलित मुद्रा पन। सोना के मुद्रा को स्वर्ण कहते थे, तांबा के मुद्रा को काकनी या मासक कहते थे। क्या कहते थे? सोना के मुद्रा को स्वर्ण मुद्रा, तांबा के मुद्रा को काकनी या मासक कहते थे। बढ़ते हैं आगे। मौर्य काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। यानी मौर्य काल में सबसे इम्पोर्टेंट काम था कृषि। कृषि से ही टैक्स आते थे, भूमि कर। तो मुख्य अर्थव्यवस्था क्या था? कृषि था। अशोक अपने भतीजे निर्ग्रोध, भतीजा का नाम क्या था? निर्ग्रोध, से प्रभावित होकर उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो अपने अशोक ने अपने भतीजे निर्ग्रोध से प्रभावित होकर किससे दीक्षा ली? तो उपगुप्त। तो उपगुप्त कौन थे? एक बौद्ध भिक्षुक थे, उससे शिक्षा ली। अशोक बौद्ध धर्म मानने से पहले किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म को मानते थे।
यानी अशोक बौद्ध बनने से पहले किस धर्म को मानते थे? तो शैव धर्म को मानते थे। अब टैक्स देख लेते हैं। एक आपका है भाग कर। भाग कर कितना था? भाग कर में होता है भूमि कर, 1/6। बलि कैसा कर था? धार्मिक कर था। बलि कैसा कर था? धार्मिक कर था। शुल्क कैसा कर था? तो शुल्क एक सीमा शुल्क कर था। में और हिरण्य भूमि कर था। तो में जो भूमि कर था वो उसको अगर आपको उसको टैक्स देना है तो अनाज दे सकते हैं, अनाज के रूप में टैक्स लेता था। लेकिन हिरण्य कर ऐसा था जो वो भी भूमि कर ही था, लेकिन आपको नगद भुगतान करना था, पैसे दे के करना था, मुद्रा दे के। लेकिन में एक भूमि कर था जो अनाज देकर आप कर सकते थे। भाग कर, बलि कर, शुल्क कर, में कर, हिरण्य कर, ये सब मौर्यकालीन कर थे। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जब तक के लिए जय हिंद।